जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद। आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त को बहुत शुक्रिया सर। बड़ी मेहरबानी इनवाइट करने की डॉक्टर कमर चीमा साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, हमारी जो आज क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सुबह इलेक्शन होने वाले हैं, और मैं चाहता हूं कि आपके साथ ज़रा इलेक्शंस पे बात की जाए। कहा जाता है कि हमारे जो फर्स्ट डायरेक्ट जनरल इलेक्शन हुए थे वो 1970 में हुए थे। भारत में यही इलेक्शन जो है वो 1951 में आई थिंक या 53 में हो गए थे। डॉक्टर साहब, हमारा जो ये इलेक्शन की तारीख है, हम क्यों पहले 20 साल एक जनरल इलेक्शन या 24 साल नहीं करवा सके कि हमें 70 में ही इलेक्शन करा? क्योंकि हम इसको दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, एक वो हिस्सा जिसमें इलेक्शन नहीं हुए जनरल इलेक्शन, एक वो जो हुआ है। तो जरा पहले बताएं 1947 से लेके 1970 तक क्यों नहीं हो सके? आप ने तो बड़ा लिखा है इस हवाले से, जरा हमें बताएं प्लीज। जी देखें, सबसे पहले पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1956 में तैयार हुई। हिंदुस्तान ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में वो कर ली थी, और वो 51। 52 में उनका पहला इलेक्शन भी हो गया था। हम्म। तो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन ना होती, अलबत्ता प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए, और जो अवाम का फैसला था उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बार बार जो है ओवर रूल कर दिया। मैं दो तीन एग्जांपल दे देता हूँ। मसलन पाकिस्तान बनने के बाद नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, यानी खैबर पख्तूनख्वा में, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, खुदाई खिदमतगार और कांग्रेस वालों की। क्लियर मेजॉरिटी थी, कोई प्रोविंस के अंदर लिहाजा आर्टिकल 93 जिसके तहत गवर्नर को राइट है ना डिसमिस करने का, वो अप्लाई नहीं था होता। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने हुक्म दिया सर जॉर्ज कनिंगहैम को, जिनकी पूरी किताब से फिर मैंने रेफरेंस भी दिए हैं, कि आप इस हुकूमत को डिसमिस कर दें। और जॉर्ज कनिंगहैम सेज के अंडर पार्लियामेंट्री रूल्स, मुझे नहीं समझ आई कि वो किस बुनियाद पे डिसमिस किया गया। बिकॉज द टू कंडीशंस के हाउस के अंदर मेजॉरिटी ना रहे और प्रोविंस के अंदर डिस्टर्बेंसेस हों, दोनों चीज़ें उस वक्त नहीं थी। खैर, उसे डिसमिस किया। साथ ही सिंध के अंदर एक मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, अयूब खोड़ू की। तो उस ज़माने में वंस अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट ने विद गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना कराची को सिंध से अलग करके फेडरल टेरिटरी करार दे दिया। और उससे पहले सिंध असेंबली जो थी वो कराची में थी, उनको कहा उठाओ यहाँ से और जाओ। सो ये बात हुई। 1949 में पंजाब के अंदर एक टसल चल रही थी बिटवीन नवाब ममडोट और मुमताज़ दौलताना। इन दोनों के दरमियान, बाय दैट टाइम मोहम्मद अली जिन्ना वाज डेड, एंड इट वाज लियाकत अली खान। एक लिस्ट बनी थी जिसमें दोनों ने अपनी अपनी सपोर्ट बताई थी। मुमताज़ दौलताना के पास 42 सिग्नेचर थे, और नवाब ममडोट के पास 43 सपोर्ट फ्रॉम विद इन द मुस्लिम लीग हुकूमत थी। ठीक है, लेकिन बाद में जब चेक किया गया तो 7-8 नाम दोनों तरफ से। उसके ऊपर फिर क्या हुआ कि ममडोट को पे करप्शन के चार्जेस लगाए गए। अयूब खोड़ू को भी कहा गया कि करप्शन चार्जेस हैं, देयरफॉर वी आर डिसमिसिंग यू, नॉट बिकॉज ही वांटेड के कराची सिंध का हिस्सा रहे। यही इल्ज़ाम ममडोट पे लगा और उसकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया। बाद में ये इस किस्म का झगड़ा फ्रंटियर में भी हुआ, जहाँ पे कयूम खान ने हुकूमत कायम कर ली और उसने फिर ये जो थे पीर मानकी शरीफ और ये ग्रुप को अलग कर दिया। अच्छा, अब हम ईस्ट पाकिस्तान में आ जाते हैं। ईस्ट पाकिस्तान में 1954 में प्रोविंशियल में एक जुगतू फ्रंट बना था, जिसने जो सीट्स वहाँ पे थी उसमें 4 सीटों के अलावा सारी जीत ली। सिर्फ 4 सीटें मुस्लिम लीग को मिली थी।
वो हुकूमत भी बनी जुगतू फ्रंट की, उसमें अवामी लीग थी, बशानी ग्रुप, ये सारे थे। उसको भी डिसमिस कर दिया गया कि ये हुकूमत जो है ये पाकिस्तान की यूनिटी के खिलाफ काम कर रही है और ये इंडियन एजेंट है और कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस इन पे है। सो ये रिकॉर्ड है पाकिस्तान के फॉर्मेटिव फेस में। 56 में जब फाइनली आप देखें, एक और बात बीच में 1954 में जो थी पाकिस्तान कंस्टिट्यूएंट असेंबली जिसने वो बनानी थी कॉन्स्टिट्यूशन, उसको डिसमिस कर दिया गया गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने। तो वो एक अपनी जगह केस है, लेकिन 56 में फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन बन गई। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो जनरल इलेक्शन होता है ना सारा कंट्री का, वो कभी हो नहीं सका। और 58 में अयूब खान साहब आ गए। अयूब खान साहब ने आके फिर 1961 में एक बेसिक डेमोक्रेसी से इलेक्शन करवाया और फिर 64 में, जिसमें डायरेक्ट वोटिंग नहीं हुई, आप 80,000 बेसिक डेमोक्रेट सेलेक्ट करते थे, वो फिर आगे से प्रेसिडेंट को करता था। सो जिसे कहा जाता है ना जनरल इलेक्शंस पार्लियामेंट्री सिस्टम का, जी। वो फिर जाके 1970 में पहली दफा हुई। उससे पहले एक जनरल इलेक्शन तो हुआ, लेकिन वो 2 टीयर्ड था कि आप बेसिक डेमोक्रेट इलेक्ट करें, वो प्रेसिडेंट को करें। ठीक है, ये पुरानी हिस्ट्री है। तो 1970 में जो इलेक्शन हुआ, एक और बात साथ साथ करते जाएं, जी ईस्ट जी। पाकिस्तान की पॉपुलेशन उस जमाने में 47 में 42.9 मिलियन थी और वेस्ट पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 33.7 मिलियन थी। लेकिन वहां पे उन्होंने क्या किया कि पैरिटी का इशू ले आए कि इक्वल होगी रिप्रेजेंटेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, जिसका नुकसान ईस्ट पाकिस्तान को हुआ। उसके खिलाफ फिर एजिटेशंस हुई। हाँ जी, फिर इधर हमने अपना 56 में शायद 1 यूनिट बना दिया, यानी चारों प्रोविंस, 3 प्रोविंस होते थे। बलूचिस्तान तो प्रोविंस था ही नहीं, इट वाज गवर्नर जनरल्स वो एडमिनिस्ट्रेड। हाँ जी, वहाँ पे इन्होंने जो 3 प्रोविंसेस और बलूचिस्तान को ख़त्म करके 1 यूनिट बना दिया विद लाहौर एज द कैपिटल। तो हम ये हरकतें करते रहे और पहला इलेक्शन फिर फाइनली जो हुआ उसमें 2 कंडीशंस थी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को दोबारा रिस्टोर किया गया, जो अयूब खान के दौर में ख़त्म हो गया था, और ईस्ट पाकिस्तान को उसकी पॉपुलेशन के मुताबिक 300 के इलेक्टेड हाउस में से 162 उन्हें मिली और बाकी सीटें जो बनती हैं वो वेस्ट पाकिस्तान को मिली। उस इलेक्शन को मैं कहता हूँ सबसे फेयर और फ्री इलेक्शन है। मैं गुजरात में जाके, मेरे दोस्त थे हारून शाह, उनके वालिद सैयद अमीर हुसैन शाह के इलेक्शन में मैंने भरपूर हिस्सा लिया। लाहौर में भी मैंने उसमें ज़माने में हिस्सा लिया। वो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे। और डॉक्टर साहब आप देखें गुजरात के अंदर बड़े बड़े नाम थे हैवी वेट, जो फ्यूडल लॉर्ड्स और ये और वो, और पीपल्स पार्टी के अपने पोलिंग बूथ पे रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं थे होते, लेकिन ये इलेक्शन सब जीत गए। ठीक है, इट वाज द फेयर एंड फ्री इलेक्शन। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ कि इलेक्शन के बाद अवामी लीग को जो उसका हक था हुकूमत बनाने का वो नहीं दिया गया, और फिर वो एजिटेशन शुरू हो गई और मिलिट्री एक्शन 25 मार्च 1971 को हुआ। एंड रिजल्ट दिसंबर 71 में वो वाला पाकिस्तान टूट गया और उसके बाद सारा पाकिस्तान जो है वो वेस्ट पाकिस्तान रह गया। तो ये वो फेज है। अब अगली बात आप करें। बिल्कुल, ये तो आपने सही कहा डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब फिर ये जो 70 का इलेक्शन हुआ हमारा, जी जनरल इलेक्शन जिसे कहते हैं, जी, जिसमें कहा कि अवामी लीग ने 167 सीट्स ली आउट नहीं ऑफ 160 160 160 सीट्स ली जी, आउट ऑफ 313। ठीक है जी। नहीं और सर एक मिनट, जी जी, 300 थी इलेक्टेड, बाकी ओके थी नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड, ठीक हो तो गया। ऐसे 167 उनकी हो जाती हैं, लेकिन उसमें नॉमिनेटेड भी आ जाते हैं। ओके, इलेक्टेड वो सीटें 300 सी। हाँ जी,
बिल्कुल, और वो जो 160 आप कह रहे हैं वो इलेक्टेड ही कह रहे हैं। जी तो जी डॉक्टर साहब ये जो फिर उसके बाद हमने वो एडवेंचरिज्म शुरू कर ली कि हमने ये कहा कि हम ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं करेंगे। जी तो हम तो फिर डॉक्टर साहब एक बनाना रिपब्लिक ही थे, पहले इलेक्शन कोई नहीं, फिर इलेक्शन हुआ है तो हमने माना कोई नहीं, तो फिर हमारी तो बुनियादें ही बड़ी गलत रखी गई। तो ये आज मैंने तो आपको जी जी जी, तो ये ये जो हकीकत तो यही है, हकीकत यही है। हाँ जी, आप जो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी, सो ये जो हमने जो 1970 में फिर किया, जी उसके फिर हमें कॉन्सिक्वेंसेस, फिर वो बांग्लादेश की सेपरेशन होती है और वो सारा हमारे जी सामने आता है। आप जी ये समझते हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो या पाकिस्तान की जो ईस्ट पाकिस्तान की ये जो लीडरशिप थी, इनके अंदर ये जज्बा क्यों नहीं था कि हमने पावर को शेयर करना है या उनको हिस्सा समझना है? ये जज्बा क्यों नहीं था पाकिस्तान के अंदर, लीडरशिप के अंदर? बात ये है कि पावर शेयरिंग किसी असूल के मुताबिक होती है ना। हम्म पार्लियामेंट्री सिस्टम में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये है कि हाउस के अंदर आपकी मेजॉरिटी हो। तो हम्म आउट ऑफ 300 इलेक्टेड सीट 160 जिसके पास होगी उसके पास मैंडेट है हुकूमत बनाने का। हम्म उसको इधर से याह्या खान ने और भुट्टो साहब ने कहा नहीं जी, ये हो नहीं सकता कि हम वेस्ट पाकिस्तान इस हुकूमत में रिप्रेजेंटेड ही ना हो, तो हम हम्म एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए फिर मिलिट्री एक्शन हुआ, क्योंकि अवामी लीग मान नहीं थी रही। वो कह रहे थे किस बुनियाद पे पावर शेयरिंग हो, भाई हमारे पास मैंडेट है हुकूमत बनाने का। सो इस पे झगड़ा हुआ। पावर शेयरिंग किसी असूल के मुताबिक ही होती ना। जिस तरह पैरिटी इन्होंने क्यों की, जबकि उनकी मेजॉरिटी थी, 55% वो थे, हम 45% थे। वेस्ट पाकिस्तान ने कभी भी जो डेमोक्रेटिक असूल हैं उनकी बुनियाद पे ईस्ट पाकिस्तान को ट्रीट नहीं किया। ठीक है, हम्म आप अंदाजा लगाएं, अगर वेस्ट पाकिस्तान से कोई मेजॉरिटी ले जाता तो कोई ईस्ट पाकिस्तान अगर ये कहता जी पावर शेयरिंग, तो उनकी कोई बात सुनता? नॉट एट ऑल। ये क्योंकि बरक्स हो गया था तो इन्होंने मुल्क तोड़ना मुनासिब समझ लिया और हुकूमत नहीं बनने दी। उसके बाद आप देखें भुट्टो साहब हुकूमत में आए और उन्होंने जब 77 का इलेक्शन जो है यस, उसके ऊपर जो था ये, पीएनए, हाँ ये जो दूसरी एमएमए क्या नाम था, एम पीएनए जो जी पाकिस्तान मुस्लिम पाकिस्तान अलायंस है। नेशनल अलायंस, उसका नाम था हाँ पाकिस्तान नेशनल अलायंस। हाँ जी। हाँ, इन इन लोगों ने एक बनाया भुट्टो साहब के खिलाफ। जी जी। और प्रूफ यही है कि भुट्टो साहब ने कुछ जगह पे रिगिंग भी की। कम से कम ये इल्ज़ाम लगाया गया और ये माना भी गया, यानी वेदर की थी या नहीं। लेकिन अ, जब इलेक्शन हो गया और पीपल्स पार्टी जीत गई, तो इन्होंने फिर सारे पाकिस्तान में जो उसको था एजिटेशन की, और बहुत बहुत बड़ी एजिटेशंस हुई। और भुट्टो साहब को फिर 5 जुलाई को ओवरथ्रो कर दिया। जनरल वो आ गए, जिया। जियाउल हक। जियाउल हक ने कहा कि विद इन 90 डेज में इलेक्शन करवा दूंगा। वो 90 डेज कभी ना हुए, 11 साल तक वो बैठे रहे। और उस दौरान एक शायद 80s में कोई नॉन पार्टी इलेक्शन भी हुआ था मेरे ख्याल से, कि आप एक इलेक्शन करवा लिया था और उसमें यह था कि हाँ आप ये डिसाइड करें कि क्या हुकूमत इस्लामिक होगी या नहीं होगी। ये एक रेफरेंडम भी कराया था उन्होंने। अब इस रेफरेंडम में कभी कोई वोट दे सकता है कि पाकिस्तान में इस्लामिक ना हो? तो वो रेफरेंडम जीतने का पहले से टेक्निक था। दूसरी बात कि पार्टीज की बुनियाद पे इलेक्शन नहीं होगा, तो वहां पे फिर बरादरियां आ गई। तो बरादरियों क्या, तो आपको पता ही है, एक वो कंजर्वेटिव किस्म की सोच है ना, उससे दचका लगा। हाँ जी। और अ, उसके बाद जुनेजो साहब जब प्राइम मिनिस्टर भी बन गए और उन्होंने थोड़ा सा असर्ट किया, तो ये जिया ने उनको निकाल दिया। तो कभी अवाम की जो आवाज़ है उसको कोई मुकाम नहीं दिया गया। इसके बाद ऑफ कोर्स जिया डाइड इन एन एयर क्रैश, जो आज तक मिस्ट्री है कि वो टेक्निकल फेलियर था या सैबोटाइज था। गॉड नोस, वी डोंट नो। हाँ जी। उसके बाद वो एक म्यूजिकल चेयर चली 2-2 साल पहले।
बेनज़ीर उसको डिसमिस ऑन करप्शन, फिर नवाज शरीफ dismissed on corruption, Benazir again dismissed on corruption, Nawaz Sharif again dismissed on corruption, and Musharraf comes over. हाँ और मुशर्रफ के दौर में फिर ये चलता रहा। फिर 2007 में जब मुशर्रफ साहब की छुट्टी हुई है, जी 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, तो नवाज शरीफ ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। वो खैर हाँ तो कभी किसी ने इलेक्शन के रिजल्ट को ही नहीं कभी माना। बिल्कुल। अलबत्ता और डॉक्टर जी 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 अलबत्ता डॉक्टर एक साहब बात है जी कि वो उसके बाद एक और इलेक्शन हुआ, प्राइम मिनिस्टर बदलते रहे पीपल्स पार्टी के, लेकिन पीसफुल ट्रांसफर हो गई 2013 में टू मियां नवाज शरीफ। तो कहा जाता है ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 2 इलेक्शन हुए। यार ये कोई बात है इतनी बड़े मुल्क के लिए? डॉक्टर साहब इसमें ये बताइएगा, जो अहम बात है कि एक तो 2002 के बाद पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट तब्दील हो रही है, पार्लियामेंट टर्म कंप्लीट कर रही है, जी लेकिन इसको हम कहते हैं एक प्रोसीजरल सी डेमोक्रेसी है, मतलब जी कुछ जी भी नहीं है, प्रोसीजरल डेमोक्रेसी, ठीक है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो चीज है कि पार्लियामेंट टर्म पूरी करे लेकिन डेमोक्रेटिक कल्चर भी ना हो, पार्लियामेंट के अंदर डिबेट्स भी ना हो, पार्लियामेंट डिसफंक्शनल हो, बाहर बैठ के ड्राइंग रूम में फैसले कर लें और पार्लियामेंट में आके अनाउंस कर दें और अवाम को चीज़ें बताई ना जाए, इसको क्या कहेंगे? हाइब्रिड कहते हैं, प्रोसीजरल तो हमने कह दिया, क्या इस निज़ाम को क्या कहेंगे? ये पाकिस्तान की अवाम को जो निज़ाम दिया जा रहा है कि भाई अब पार्लियामेंट 5 साल टर्म पूरी करेगी, लेकिन इसके अंदर जमहूरियत नाम की चीज़ कोई नहीं है। डॉक्टर साहब, ये इस फिनोमिनन को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये क्या चीज़ पाकिस्तान को मिली है? अब तो हम जारी बात है इसी को फिर जमहूरियत कह रहे हैं। बात यह है कि मैं बहुत देर तक ये पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल सिस्टम्स पढ़ाता रहा स्वीडन के अंदर। मैंने कभी ये हाइब्रिड वो सिस्टम नहीं था सुना। ये बात की इजाद है महल पाकिस्तान के एक्सपीरियंस से, ये नई बात बनी है हाइब्रिड। ये कोई पुरानी टर्म नहीं है पॉलिटिकल साइंस की, ये एक नई टर्म आई है जो पाकिस्तान जैसे सिस्टम, यानी प्रोसीजर भी तो क्या है ना, प्रोसीजर की भी पूरी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी मींस वन मैन वन वोट, वन मैन वन वोमन वन वोट, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस। तो फेयर एंड फ्री इलेक्शंस तो कभी हुआ ही नहीं। हमने प्रोसीजरल डेमोक्रेसी सिर्फ वोटिंग तक रखी, लेकिन उसको रिग भी पूरी तरह किया गया। नवाज शरीफ को लाया गया, फिर ये इमरान खान को लाया गया। वी नो दैट ऑल टू वेल, ठीक है। और फिर ये हाइब्रिड सिस्टम बताया गया कि इसे, अच्छा एक और है उसमें कहते हैं, आपने भी पढ़ा होगा, इंस्टीट्यूशनल थ्योरी, कि जब आप इंस्टीट्यूशंस की सैंक्टिटी नहीं मानते तो वो एक रिचुअल या एक फॉर्मेलिटी बन जाते हैं, तो उनकी कोई प्रेस्टीज या वो क्लाउड भी नहीं होता। अब इंडिया के अंदर मैं आपको काउंटर एग्जांपल देता हूँ। 2000 नहीं 1996 में बीजेपी पहली दफा सबसे ज्यादा सीटें पार्लियामेंट में थीं, लेकिन उसके पास इतनी सीटें नहीं थी कि मेजॉरिटी हो, तो उसको पार्टनर ढूंढने पड़े। वाजपेयी साहब थे बीजेपी के लीडर, तो 13 दिन तक वो कोशिश करते रहे कि उनका कोalition किसी से बने। जब नहीं बना तो उन्होंने अपने आप ही रिजाइन कर दिया और कहा कि डेमोक्रेसी इज अ गेम ऑफ नंबर्स, बट वी डू नॉट हैव नंबर्स विथ अस। तो ख़त्म हो गई, यानी कि हमारे पास क्योंकि मेजॉरिटी नहीं बन सकी तो हम डिसमिस अपने आप ही विड्रॉ कर रहे हैं। तो उसके बाद वहाँ पे एक यूनाइटेड किस्म की वो आई थी हुकूमत। उसके बाद 98 में फिर वो जीत गए इलेक्शन। हाँ जी, और इस तरह हुआ है। तो इंडिया ने हमेशा प्रोसीजर को भी प्रॉपरली अवेयर किया, उसकी इंस्टीट्यूशंस की प्रेस्टीज भी बहुत है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन की भी बहुत अथॉरिटी है, जिसको ये जो है बीजेपी के पर इल्ज़ाम है कि ये उसको सरकमवेंट करना चाहते हैं, लेकिन एक हद तक ही कर सकते हैं, बिकॉज उसके अंदर बेसिक जो है उसके स्ट्रक्चर, उसको हिलाना आसान नहीं है। हमारे यहाँ ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन की वक़्त है, ना पार्लियामेंट की वक़्त है। आपको पता है लोगों को उठा के ले गए हैं वहाँ से, और
फिर उठा के ले आए वोट कराने के लिए। ये तो तब भी हुआ था जब इसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट हुआ है। तब भी कहते हैं कि ये जो पार्लियामेंटेरियन थे इनको हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट ने एक एक पकड़ के ले गए थे और फिर उसी दिन लाए थे वोट कराने के लिए। तो इन हालात में ये जमहूरियत जो है पाकिस्तान की, अब तो जो इस दफ़ा एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि आप ये इंटरनेट ना बंद करें 8 को, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं सिक्योरिटी ये वो, जिस तरह वो मुहर्रम में नहीं होता सिक्योरिटी के सारे टेलीफोन ये बंद हो जाते हैं, तो इलेक्शन पे भी यार जमहूरियत के लिए इलेक्शन हो रहा है और ये सिक्योरिटी इशू बन गया है। अब बलूचिस्तान के अंदर ये अटैक हुए हैं, तो आप देखें पाकिस्तान ने अपने जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस था, प्रोसीजर था, उसकी सैंक्टिटी को कभी कायम ही नहीं होने दिया और आज ये रिजल्ट है कि हम बनाना रिपब्लिक से बेहतर नहीं है। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब ये बातें तो फिर ऐसे ही हो रही हैं, कोई बनाना रिपब्लिक कह रहा है, कोई कैंगरू कोर्ट्स कह रहा है, लेकिन जारी बात है ये पॉलिटिकल क्लास की जिम्मेदारी है कि जी वो बिल्कुल। उस जो वो उन्होंने अपनी हम ये तो ज़रूर कहते हैं जी कि बाकी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आ जाते हैं सिस्टम के अंदर, लेकिन पॉलिटिकल क्लास का भी काम है कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराएं, वो उसके बाद जो ब्यूरोक्रेसी को जो है वो कंट्रोल करें, वो लोकल बॉडी सेटअप लेके आएं, वो लोगों के अंदर जमहूरियत डालें तो सही। उन्होंने फैमिली लिमिटेड पार्टीज बना ली हुई हैं। ये तो फिर एक क्वेश्चन लोगों ने करना ही है कि जब आप पावर में आते हैं तो ना आप लोकल बॉडी सेटअप लेके आते हैं, ना आप इलेक्शंस करवाते हैं। तो ये तो हमारे साउथ एशिया में तो मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी की पार्टी जो है वो ज़्यादा, देखें वो नीचे से लोगों को उठा के ले आए हैं और ये तो उन्होंने बात दिखाया कि ये बंदा भी डिलीवर कर सकता है। हम बेशक। शायद ये बता रहे हैं। मुझे डॉक्टर साहब किसी बंदे ने बताया बड़ी इंटरेस्टिंग बात, उसने कहा पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज इसलिए नहीं चल सकी या पाकिस्तान इंडस्ट्री इसलिए ग्रो नहीं कर सकी कि एक इंडस्ट्री जो बनी बहुत बड़ी बनी, वो इंडस्ट्री उन्होंने क्या किया कि सिर्फ अपने बेटों को देने के लिए और अपने बच्चों के अंदर उस इंडस्ट्री को तकसीम करने के लिए डॉक्टर साहब उन्होंने सारे का सारा निज़ाम ख़राब कर दिया। उन्होंने ये नहीं बनाया कि बोर्ड बना दें, उस बोर्ड के ज़रिए चलाएं, अच्छे फैसले करें, सिर्फ और सिर्फ पावर को अपने बच्चों में, वो वेल्थ को बच्चों में ट्रांसफ़र करने के लिए, तौबा वेल्थ को तौबा। बच्चों में ट्रांसफर करने के लिए उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां तबाह कर ली। इंडिया के अंदर देखें इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो कैसे छाए वो पड़े हैं। टाटा टाटा जी, का पूरा एक बोर्ड, ये सारे वहां बिरला, पे। जिंदल्स हैं, मित्तल्स हैं, मतलब वहां पे तो जिसे वो कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ी वो है, ये चीज है। सो ये चीज है जिसे वो कहते हैं ना कि अच्छा, ये मुझे नहीं था पता, आज ये नया इंकशाफ हुआ है जो आप बता रहे हैं। हम तो समझते थे हमारी ये 65 वॉर से ये शुरू हुआ काम कि लेकिन जाहिर है इतना नहीं होगा। हमने अपनी वो जो है इंडस्ट्री चलती है एनर्जी की बुनियाद पे, वो हमने पैदा नहीं की, लेकिन ये जो आप बता रहे हैं ना कि ख़ानदान में रखी जाए प्रॉपर्टी, हाँ हाँ। तो ये एक और मज़ीद इससे भी बहुत नुकसान हुआ है। थैंक यू वेरी मच, ये मेरे लिए एक नई अवेयरनेस है। कोई किताब हो या कोई रेफरेंस हो तो ज़रा भेजें, बिकॉज़ आई वांट टू रीड एंड एजुकेट माई सेल्फ ऑन दिस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब यही है ना कि हमने अपनी, इसीलिए हमारी डेमोक्रेसी भी तबाह हो गई है, इसीलिए हमारी फैक्ट्रियां, कारोबार, इंडस्ट्री कोई compete नहीं कर पाई दुनिया में। नहीं और कर पाई। और हम वो हम उनको इतना पैम्पर करते हैं, उनको टैक्स में छूट देते हैं, उनको याशी करवाते रहते हैं और वो बस हुकूमत से फ़ायदे लेते रहते हैं और एहसान चढ़ाते हैं कि जी हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपके ऊपर डॉलर आ रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो लेट्स सी डॉक्टर साहब, अब कल इलेक्शंस होने जा रहे हैं, पाकिस्तान में क्या होता है, किस तरह की तारीख जो है वो रकम होती है। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, देखते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह का एक डेमोक्रेटिक सेटअप आता है। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, वक्त का बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।